आज हमारे पिटारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 14 जनवरी 2026 का एक ऐसा फैसला है जिसकी कहानी शुरू तो होती है एक पति पत्नी के निजी झगड़े से। और ये झगड़ा दक्षिण कोरिया तक पहुंच गया था। हाँ, लेकिन इसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस और न्याय व्यवस्था पर पड़ने वाला है। ये मामला ऊपरी तौर पर जितना सीधा लगता है, इसकी परतों के नीचे कानूनी प्रक्रिया की वो बारीकियां छिपी हैं जो किसी भी आम नागरिक की जिंदगी बदल सकती हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी प्रक्रियात्मक गलती, मतलब एक नॉन कॉग्निजेबल गैर संज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध को एफआईआर में बदलने की भूल एक पूरे केस को पटरी से उतार देती है और सालों की परेशानी का सबब बन जाती है। तो आज हमारा मिशन इस केस की गहराइयों में उतरकर ये समझना है कि कानून की प्रक्रिया का हर कदम इतना जरूरी क्यों है। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो सिस्टम को क्या करना चाहिए। सेगरी, इस बातचीत में हम नई क्रिमिनल लॉज यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर भी बात करेंगे, क्योंकि उनका भी इस मामले से सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस केस को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक एफआईआर से। एक पति हैं जो साल 2020 में सियोल, दक्षिण कोरिया की हानयांग यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोफेसर थे। जी, वो अलीगढ़ में अपनी पत्नी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराते हैं। और उनके आरोप काफी सीधे और संगीन थे। उनका कहना था कि उनकी पत्नी कोरिया में ही किसी दूसरे शख्स अफजान खां के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थीं। और जब पति ने इस बात पर एतराज जताया तो पत्नी ने उनसे तलाक ले लिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, पति का आरोप था कि तलाक के बाद भी पत्नी और उसका लिव इन पार्टनर फेसबुक का इस्तेमाल करके उन्हें और उनकी बेटी को बदनाम कर रहे थे, भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, और तो और उन्हें धमकी भी दी गई। पर अलीगढ़ के थाना क्वारसी ने आईपीसी की धारा 506 यानी आपराधिक धमकी और धारा 507 यानी किसी गुमनाम माध्यम से धमकी देना, इन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। पत्नी के वकील का कहना था कि ये पूरा मामला ही झूठा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। अच्छा। उनकी शादी 2008 में हुई थी और उनका आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद से ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज वगैरह के लिए। हाँ, दहेज और दूसरी वजहों से। उनके मुताबिक पति का बर्ताव इतना बुरा था कि उन्हें अपने माता पिता के घर वापस आकर रहना पड़ा। तो पत्नी का कहना था कि ये केस उन्हें परेशान करने के लिए दायर किए गए कई झूठे मामलों में से बस एक और मामला है। बिल्कुल। तो एक तरफ पति के गंभीर आरोप और दूसरी तरफ पत्नी का कहना है कि वो खुद प्रताड़ना की शिकार है। यहीं से पुलिस की जांच शुरू होती है। पुलिस ने मामले को देखा, सबूत खंगाले और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची कि पत्नी के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। जी, 19 जून 2024 को जांच अधिकारी ने एक फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम आम भाषा में क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, हाँ, वो क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी। और ठीक इसी मोड़ पर इस केस की पहली और सबसे बुनियादी कानूनी गलती सामने आती है। बिल्कुल। जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, आईपीसी 506 और 507, ये दोनों ही गैर संज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल है। हाँ, नॉन कॉग्निजेबल अपराधों की श्रेणी में आते हैं। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। गैर संज्ञेय का मतलब क्या है और इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो धमकी है, पुलिस को एफआईआर लिखने में क्या हर्ज था? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमारे कानूनी सिस्टम के एक बहुत जरूरी सिद्धांत में छुपा है। अच्छा। देखिए, गैर संज्ञेय अपराधों को इस श्रेणी में रखने के पीछे एक सोच है। ये आमतौर पर कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे मानहानि या मामूली धमकी। सही। तो कानून बनाने वालों का मानना था कि ऐसे मामलों में पुलिस की बड़ी शक्तियों का, जैसे बिना वारंट की गिरफ्तारी या सीधे जांच शुरू करने का, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मतलब पहले एक मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए। बिल्कुल, पहले मजिस्ट्रेट को ये देखना चाहिए कि मामला वाकई आगे बढ़ाने लायक है भी या नहीं। ये नागरिकों को पुलिस की शक्तियों के संभावित दुरुपयोग से बचाने के लिए एक तरह से एक सुरक्षा कवच है। अच्छा, तो ये इस तरह का सेफ्टी वॉल्व है। हाँ। तो पुलिस को असल में करना क्या चाहिए था? उन्हें एफआईआर दर्ज करने के बजाय सिर्फ एक गैर संज्ञेय रिपोर्ट यानी एनसीआर दर्ज करनी थी। और शिकायतकर्ता यानी पति को उन्हें सीधे मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत लेकर जाने के लिए कहना था। एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने न सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, उसका भी हनन है, क्योंकि गलत प्रक्रिया किसी की आजादी पर असर डाल सकती है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से तो केस बंद कर दिया, क्लोजर रिपोर्ट लगाकर, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं थे। जाहिर है। उन्होंने 22 अक्टूबर 2024 को पुलिस की इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध याचिका
प्रोटेस्ट पिटिशन दायर कर दी। अब ये विरोध याचिका क्या होती है? क्या कोई भी पुलिस की जांच से असहमत होकर सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है? बिल्कुल, ये एक कानूनी रास्ता है। अगर किसी को लगता है कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की या गलत तरीके से केस बंद कर दिया, तो वो मजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकता है। हाँ, कि वे इस मामले को फिर से देखें और पुलिस की रिपोर्ट को ना माने। ये सिस्टम में एक तरह का चेक इन बैलेंस का काम करता है, ताकि पुलिस की जांच ही अंतिम फैसला ना हो। सही। और यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अलीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पति की विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया। उन्होंने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और पत्नी के खिलाफ उन्हीं धाराओं यानी आईपीसी 504 और 507 के तहत संज्ञान मतलब कॉग्निजेंस ले लिया। इसका मतलब उन्होंने माना कि पहली नजर में केस बनता है और पत्नी को समन जारी कर दिया। और तो और मजिस्ट्रेट ने इसे एक स्टेट केस यानी पुलिस केस के तौर पर आगे बढ़ाने का आदेश दिया। मतलब जिस केस को पुलिस ने सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था, उसे मजिस्ट्रेट ने फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन यहीं पर एक और गलती हुई है ना? हाँ, और ये गलती भी उतनी ही गंभीर थी। जैसा हमने अभी बात की, ये अपराध गैर संज्ञेय थे, नॉन कॉग्निजेबल। कानून कहता है कि ऐसे मामले में अगर पुलिस जांच करके कोई रिपोर्ट पेश करती भी है तो उसे कानूनी तौर पर एक शिकायत यानी कंप्लेंट माना जाएगा। और पुलिस अधिकारी और जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट माना जाएगा। ओके, पुलिस केस, शिकायत मामला, ये सुनने में बहुत तकनीकी लग रहा है। क्यों ये अंतर इतना मायने रखता है, खासकर उस इंसान के लिए जिस पर आरोप लगा है? बहुत बड़ा फर्क है। पुलिस केस में जांच की और सबूत जुटाने की सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, सरकारी वकील केस लड़ता है। ठीक है। लेकिन शिकायत मामले में बोझ शिकायतकर्ता पर होता है। उसे खुद सबूत पेश करने होते हैं, अपने गवाहों को अदालत में बुलाना होता है। ओह, समझ गया। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने इसे पुलिस केस मानकर गलती से इसका बोझ फिर से पुलिस पर डाल दिया, जबकि पुलिस तो पहले ही हाथ खड़े कर चुकी थी। कि कोई मामला ही नहीं बनता। सही कहा, ये प्रक्रिया का पूरा ढांचा ही बदल देता है। और इतना ही नहीं, हाँ, जो नए कानून आए हैं, हाँ, उनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 223 में एक खास प्रावधान है। क्या? उसका पहला प्रोविजो कहता है कि आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बिना संज्ञान या समन का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। और इस मामले में पत्नी को तो अपनी बात रखने का मौका मिला ही नहीं मिला। बिना सुने ही मजिस्ट्रेट ने समन जारी कर दिया, जो कि नए कानून की आत्मा के भी खिलाफ था। तो पुलिस ने गलती की, फिर मजिस्ट्रेट ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जाहिर है पत्नी के पास अब एक ही रास्ता बचा था, ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाने का। और यहीं से ये मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचता है। बिल्कुल। और उच्च न्यायालय ने इस मामले में सिर्फ पत्नी को राहत नहीं दी। नहीं, उन्होंने इस केस को एक मौके की तरह इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम के लिए कुछ बड़े और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सबसे पहले तो अदालत ने मजिस्ट्रेट के 23 अक्टूबर 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया। हाँ, जिसमें उन्होंने संज्ञान लेके समन जारी किया था। और मामले को वापस निचली अदालत भेज दिया। हाँ, मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया और निर्देश दिया कि कानून के मुताबिक पत्नी को सुनवाई का पूरा मौका देने के बाद 3 महीने के भीतर इस पर नया आदेश पारित करें। लेकिन इस फैसले का सबसे दमदार और दूरगामी असर वाला हिस्सा आता है, जो झूठी FIR दर्ज कराने वालों से जुड़ा है। और यहीं पर यह फैसला एक व्यक्तिगत मामले से बढ़कर एक सार्वजनिक नीति का दस्तावेज बन जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अदालत ने कहा कि अगर पुलिस की जांच में ये पाया जाता है कि FIR झूठी थी, दुर्भावना से दर्ज कराई गई थी, तो पुलिस का काम सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर खत्म नहीं होता। तो उन्हें क्या करना होगा? यह पुलिस का कर्तव्य है कि वो झूठी सूचना देने वाले मूल शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के खिलाफ IPC की धारा 177 गलत जानकारी देना और 182 लोक सेवक को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उकसाना। हाँ, इन धाराओं के तहत अदालत में एक लिखित शिकायत दर्ज करे। इसका मतलब क्या हुआ आम आदमी के लिए? इसका मतलब ये है कि अदालत सिस्टम की डिफॉल्ट सेटिंग बदल रही है। डिफॉल्ट सेटिंग? हाँ, अब तक झूठी FIR दर्ज कराने वाले के लिए डिफॉल्ट सेटिंग थी, कोई परिणाम नहीं। पुलिस केस बंद कर देती थी और झूठा आरोप लगाने वाला साफ बच जाता था। अब डिफॉल्ट सेटिंग होगी कानूनी कार्रवाई। ये एक मानसिक और प्रक्रियात्मक बदलाव है जो निर्दोष लोगों को एक ढाल देगा। और नए कानूनों के हिसाब से भी ये लागू होगा। हाँ, अदालत ने स्पष्ट किया कि IPC की ये धाराएं अब नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 212 और 217 के तहत आती हैं। अच्छा। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भ्रम ना हो, अदालत ने अपने फैसले में इस तरह की शिकायत का एक पूरा ड्राफ्ट
हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शामिल कर दिया। ताकि पुलिस अधिकारी बस उसे भरकर अदालत में पेश कर सकें। बिल्कुल। और ये सिर्फ इस एक केस या अलीगढ़ जिले के लिए नहीं है। नहीं, अदालत ने इसका दायरा पूरे उत्तर प्रदेश तक बढ़ा दिया। पूरे राज्य के लिए? जी, अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे एक सर्कुलर जारी करके राज्य के सभी पुलिस थानों को ये आदेश दें कि हर ऐसे मामले में जहां एफआईआर झूठी पाई जाए, वहां क्लोजर रिपोर्ट के साथ साथ झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ अनिवार्य रूप से शिकायत दर्ज की जाए। सही। और अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो? अदालत ने इसके लिए भी एक कड़ी चेतावनी दी है। फैसले में कहा गया है कि अगर जांच अधिकारी, एसएचओ, सर्किल ऑफिसर या सरकारी वकील ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन पर खुद बीएनएस की धारा 199 बी के तहत अपने कर्तव्य का पालन न करने का अपराध बन सकता है। मतलब अब ये अधिकारियों के लिए ऑप्शनल नहीं बल्कि एक अनिवार्य ड्यूटी है। बिल्कुल। साथ ही राज्य के सभी न्यायिक मैजिस्ट्रेटों को भी ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते समय यह देखें कि इस प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। वाह, तो एक पति पत्नी का निजी विवाद जो सोशल मीडिया की धमकियों से शुरू हुआ था, उसने उत्तर प्रदेश की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़े प्रक्रियात्मक सुधार की नींव रख दी। सही कहा। हमें यह भी सोचना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में 2020 से लेकर 2026 तक उस महिला पर क्या गुजरी होगी जिसके खिलाफ एक गलत एफआईआर पर पूरी कानूनी मशीनरी चल पड़ी थी। बिल्कुल। सालों की मानसिक प्रताड़ना, अदालतों के चक्कर। यह फैसला इसी बात को रेखांकित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ एक किताबी मुहावरा नहीं है। ये हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की गारंटी है। बिल्कुल। जैसा हमने इस मामले में देखा, एक छोटी सी प्रक्रियात्मक गलती, गैर संज्ञेय अपराध को संज्ञेय मान लेना, किसी व्यक्ति को अनावश्यक उत्पीड़न और सालों लंबी कानूनी लड़ाई में धकेल सकती है। तो अदालत ने पुलिस और निचली अदालतों को यह कड़ा संदेश दिया है कि वे प्रक्रियात्मक नियमों को हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, हर कदम कानून के दायरे में होना चाहिए ताकि न्याय हो, ना कि उत्पीड़न। तो इन सब का निचोड़ यह है कि अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई झूठी एफआईआर लिखवाता है और जांच में ये बात सामने आ जाती है तो वो आसानी से बच नहीं पाएगा। नहीं, पुलिस को उसके खिलाफ केस करना ही होगा। ये कानून की मशीनरी का दुरुपयोग रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है। बिल्कुल। इस पूरे मामले को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया इतनी स्वतः और अनिवार्य हो जाए तो क्या ये वाकई निर्दोष लोगों को दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचा पाएगी? या फिर इसका एक अनचाहा नतीजा ये भी हो सकता है कि जो असली पीड़ित हैं वे किसी छोटी मोटी गलती के डर से अपराध की रिपोर्ट करने से ही कतराने लगें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस शक्ति और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना ही हमारे सिस्टम के लिए आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी।